ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, एक चीज मैं लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे सब लोग कि क्या सही है क्या गलत है। द, फिर मैं इंग्लिश शुरू करता हूं, ठीक है। वेदर, 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 वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन कश्मीर। ये क्या सही है? अगर सही है तो बताओ, और अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो बताओ, क्या क्या गलती है इसमें या सही है। अगर सही है तो ठीक, सही है। द वेदर ऑफ दिल्ली इज बेटर देन कश्मीर, सही है या गलत है? तुम बताओ खुशी, क्या है, सही है या गलत है? होता है क्या यूज होता है? विल, आई विल गो टू द मार्केट, आई विल डू दिस वर्क, आई विल डू दैट वर्क, राइट। बट हम बचपन में क्या पढ़ते थे कि आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सबके साथ, बचपन में पढ़ा था ना। बट आजकल हम क्या बोलते हैं? आई विल, है ना, राइट। सो व्हाई वी आर यूजिंग विल, शैल क्यों यूज नहीं कर रहे? बिकॉज थोड़ा सा, एक जैसे अमेरिका की इंग्लिश, जो अमेरिका में इंग्लिश यूज करते हैं, जैसे कलर की स्पेलिंग क्या यूज करते हैं अमेरिकन? COLOR, ये तो यूज करते हैं। और ब्रिटिश के यूज करते हैं COLOUR, ठीक है, यूज करते हैं ना। सेंटर की स्पेलिंग क्या यूज करते हैं? CENTRE, हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं, लेकिन अमेरिकन क्या यूज करते हैं? राइट, यूज करते हैं ना। तो ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश में थोड़ा फर्क है। यहां पे I insist him that he should go to the market, हम ऐसे बोलते हैं। I insist him that खुशी should attend the class। इंसिस्ट किया मैंने ना कि तुम्हें क्लास करना ही है, should। लेकिन ये हम लोग कभी कहां यूज करते हैं? ब्रिटिश में। अगर मैं इसी को अमेरिकन में बोलूंगा तो बोलूंगा I insist that खुशी should, खुशी must या खुशी to attend the class। मैं शुड नहीं, वहां पे फिर चॉइस नहीं, इंसिस्ट आ गया तो चॉइस नहीं देंगे वो, मतलब अब तुम्हें करना है तो करना है बस, ठीक है ना। तो इसी तरीके से नीड नॉट आपने सुना होगा, यू नीड नॉट टू गो, सुना है? ओके, ये ब्रिटिश में यूज होता है। नीड नॉट अमेरिका में यूज होता है। अमेरिका में क्या होगा? यू डोंट नीड टू गो। गेटिंग, गेटिंग। आई हैव टू गो, या आई हैव टू ब्रदर, आई हैव टू ब्रदर, या आई हैव टू सिस्टर। ये कहां यूज होता है? ब्रिटिश में। अमेरिकन क्या यूज करते हैं? आई गॉट टू ब्रदर्स, आई गॉट टू सिस्टर, आई गॉट। दिस इज 3 years degree क्या ये सही है? दिस इज 3 years डिग्री कोर्स, ठीक है। इंग्लिश में चलो 3 years डिग्री, अब ठीक है, गलत है। जब भी कभी ऐसे कुछ आता है और कनेक्ट होता है इस तरह से, तो यूज हम लोग एस नहीं लगाते हैं, 3 year डिग्री कोर्स बोलेंगे, 4 year प्रोग्राम बोलेंगे, 1 dozen, ठीक है। गेटिंग? यस सर। तो बहुत सारी चीजें आप लोग इंग्लिश में गलत करते हो, जो कि मिथ होता है, जो कि सही नहीं होता है, बट हम फिर भी उसको यूज करते हैं। लेकिन राइटिंग स्किल में, व्हेन यू आर राइटिंग समथिंग, यू कैन नॉट यूज इट, ठीक है। जब आप आंसर राइटिंग करते हो तो भी आपका मीनिंग का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, यदि अगर आप ग्रामर को ठीक से यूज नहीं करते, ठीक है। सो ये इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है। थोड़ा सा बहुत जाना है कि नरेशन कैसे लिखना है, इफेक्टिव कैसे लिखना है, जोड़ कैसे डाला जाता है। इंग्लिश में जोड़ डालने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूं स्पीच वाइल स्पीकिंग, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं? मैं जिस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं उस पे एम्फेसाइज कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या हो गया? एम्फेसाइज कर दिया टोन से। वहां कैसे एम्फेसाइज करते हैं? ग्रामर से, वर्ड के यूज से, ठीक है ना। पावरफुल वर्ड यूज करना है। जैसे बोला, खुशी ने बोला कि सर
I can't come to the class because it is raining. I can't come to the class because it is raining. I must respect I respect my teacher as I respect him as he is my teacher. दो मैंने सेंटेंस बोले, क्या क्या बोला मैंने? I can't come to the class because it's raining. Okay? Okay? Yes. नहीं लगाया मैंने, ठीक है? और I respect him as he is my teacher. दोनों सेंटेंस सही है, गलत है? देखो अब इसमें थोड़ा सा ऐसा गलत, ऐसा ग्रामेटिकली गलत नहीं है, लेकिन गलत है जोर डालने के, उसमें जोर डालने के उसमें क्यों गलत है? जैसे एक और सेंटेंस लिखता हूँ, फिर समझ में आएगा। एक आई, ठीक है? ओ देखो, सुनो क्या नाम तुम्हारा? नदीम, आई एंड यू, ठीक है? आई एंड नदीम यू। यहाँ पे आई कांट कम टू द, इसमें एम्फसाइज देखो, जब इंग्लिश लिखी जाती है, खासकर जब हम लोग इंग्लिश यूपीएससी लेवल की बात करते हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कि एम्फसाइज कौन सी बात डाल रही है, कौन सी चीज नहीं डाल रही है। अब देखिए, ये जो रीजन है, तुम्हें लगता है कि बहुत ही वैलिड रीजन है? बहुत स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट है। आप लोग रीजनिंग पढ़ चुके हो। इज इट अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट? आग बरस रहा है क्या आसमान से? मैंने क्या बोला है? जब तक आग ना बरसे आसमान से, वो धरती वो अंबर से बरसे आग धरती पे लौटे नाग, तब जाके आपका रास्ता रुक सके। यानी धरती पे तो नाग ही नाग हो, आप आ ही ना पाओ, या तो आसमान से क्या हो रही हो? बारिश हो रही हो, आग बरस रहा हो, आग की बारिश। वैसे नहीं, कागज के नहीं बने हो कि गल जाओगे, तब तो आप अपनी पढ़ाई को साइड कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते, अगर आप सिंसियर हो तो। मेरी नजर में तो यही, ठीक है? तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन नहीं है। तो जब बहुत वैलिड रीजन ना हो तो वहां पे लगाया जाता है एज, बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन ना हो। और जब, क्या टीचर की रिस्पेक्ट करना जरूरी नहीं है? बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि टीचर माँ बाप के बाद बोलते हैं टीचर के, या माँ बाप का क्या, वो माँ बाप से पहले गुरु गोविंद को दो खड़े काके लागू पाओ जो बोलते हैं ना, तो इसके लिए तो फिर टीचर पहले आ जाता है। तो टीचर की रिस्पेक्ट होना करना एक क्या है, ज्यादा बड़ा है। हर धर्म के अंदर टीचर जो सिखाने वाला होता है उसकी ज्यादा औकात होती है। तो यहाँ बिकॉज आएगा और यहाँ एज आएगा, ठीक है? जब कोई वीक आर्गुमेंट देना हो तो एज से बोलो, या ड्यू टू भी बोल सकते हो, लेकिन एज से। और जब स्ट्रॉन्ग देना हो तो बिकॉज ऑफ, बहुत पॉजिटिव देना हो तो बाय द शेयर डिंट ऑफ। गेटिंग? बाय द शेयर डिंट ऑफ नेगेटिव में नहीं यूज करते, हमेशा पॉजिटिव सेंस में यूज करते हैं, ठीक है? तो यहां पे क्या होगा कि आई कांट कम टू द क्लास एज इट रेन्स, वीक रीजन। आई रिस्पेक्ट माई टीचर बिकॉज ही इज माई, आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ही इज माई टीचर। अब ठीक है? हम लोग बोलते हैं ना कि अंग्रेजों के अंदर एडिकेट्स नहीं है, तो वहां पे आप ये देखें कि अंग्रेजों का एडिकेट का यहाँ पे वो है कि कैसे, यहाँ एडिकेट की वजह से गलत हो रहा है। देखो, नदीम, यू एंड आई आर टू ब्लेम। जब कभी अंग्रेज ब्लेम करता है ना, तो सबसे पहले अपने आप को ब्लेम करता है, फिर जो सामने खड़ा होगा उसको ब्लेम करेगा, वो फिर थर्ड पर्सन को ब्लेम। देखो, दोनों बातें होती है। कहीं मिलता है कि पहले थर्ड पर्सन, यानी पहले खुद को करेगा, फिर तुम सामने खड़े हो तुम्हें करेगा, और फिर थर्ड पर्सन को करेगा, जो वहां नहीं है। ब्लेम करने की बात है। और अगर कोई अच्छा काम होगा तो सबसे पहले आपको करेगा, यू, ठीक है? नदीम एंड आई सबसे लास्ट में, ठीक है? अंग्रेजों का क्या है, अगर बुरा काम हो रहा है तो सबसे पहले मैं, आप और वो, या मैं, वो और आप, ताकि आपको बुरा नहीं लगे, ठीक है? आई, ही एंड यू।
आर गिल्टी, ठीक है। और अगर अच्छा काम हो रहा है तो यू, ही एंड आई आर गुड वर्कर, इट इज सेड बाय द कंपनी, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या कह रहे हैं, वो एटिकेट ये दिखा रहे हैं कि जब कभी, देखो कितना बेहतरीन एथिक्स है, कि अगर कभी कोई अच्छा काम हो रहा है तो पहले सामने वाले को क्रेडिट दो, थर्ड पर्सन को क्रेडिट दो, फिर अपने आप क्रेडिट लेना। अगर बुरा काम हो रहा है तो सबसे पहले अपने आप को कह लो, उसके बाद, ताकि बुरा ना लगे किसी। गेटिंग? बात आ गई समझ में? तो ये एटिकेट्स है, इसकी वजह से यहाँ गलत हो रहा है। तो ये सब लिखने में राइटिंग स्किल कहते हैं अच्छी राइटिंग स्किल। तो अच्छी राइटिंग स्किल के लिए आपकी अच्छी इंग्लिश भी होनी चाहिए। गेटिंग? तो पहली चीज तो समझ में आ रही कि ये कुछ बारीकियां हैं जो कि हम समझेंगे, इसीलिए हमने ये क्लास शुरू की है। पहली क्लास जो है बेसिक ग्रामर की हम लोग आज कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का थोड़ा सा देखिए, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हो तो मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, और उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या करते हैं वो बताऊंगा, ठीक है। और काम हो जाएगा आपका। तो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा आज कर लेते हैं, थोड़ा कल कर लेंगे, और एक दो क्लास में मैं क्या गलतियां हम एरर करते हैं बस वो कर लेंगे। आपकी इंग्लिश लिखना लिखाना ठीक हो जाएगा, बाकी फिर आपको काम करना है। वीडियोस आप देख चुके हैं, कैसे काम करना बता चुका हूँ, ठीक है। ओके चले। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि टेंसेस होते हैं। क्या होते हैं? टेंसेस। टेंसेस का मतलब क्या होता है बेसिकली? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अरे यार, टाइम। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। और अगर हम कुछ बोलते हैं तो उसको बोलते हैं स्पीच। और जब इसके हम पार्ट्स करते हैं तो क्या बोलते हैं? जो आपने बोला उसके पार्ट, ठीक है ना? क्लियर है? तो दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच, दूसरा होता है टाइम। ये दोनों चीजों पे बात होती है। सबसे पहले तो बात होती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कोई स्पीच बोला, जैसे द किंग, ठीक है, हैड बीन वेटिंग, ठीक है, वेटिंग इन द ब्यूटिफुल queen had been waiting in the Taj, ठीक है, in the Taj Mahal since morning. ठीक है, ठीक है। The beautiful queen had been waiting in the for years, ठीक है। ऐसा कुछ सेंटेंस है। अब इसको अगर हम ब्रेक करें तो ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषता बताओ, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताओ, ठीक है। यानी दैट एड्स सम मीनिंग टू द नाउन और प्रोनाउन। जो इनकी विशेषता मतलब कुछ क्वालिटी, ठीक है, लेकिन दैट एड्स सम मीनिंग टू द नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन क्या होता है? ये क्या है? क्वीन क्या है? नाउन है, हैं? और नाउन प्रोनाउन क्या होता है? शाबाश, जो नाउन के प्लेस पे आता है। यानी जैसे मैंने क्वीन ना बोल के बोलता शी, ही, यू, दे, आई, तो ये क्या हो गया? द वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। याद आया? इज नोन एज प्रोनाउन, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है ये। वेडिंग क्या हो गया? वर्ब हो गया, ठीक है। नाउन हो गया, एडजेक्टिव हो गया,
ठीक है, इन क्या हो गया, पार्टिसिपल, क्या बोल रहे हो, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, द ताजमहल, नाउन, ये तो आर्टिकल है, उसमें नाउन है, ये हो गया, ये क्या है, फॉर, फॉर क्या है, अच्छा, यू एंड मी, इसमें एंड क्या है, यू एंड मी में एंड क्या है, कंजंक्शन, जो वर्ड्स को जोड़े, जो दो नाउन को जोड़े या दो प्रोनाउन को जोड़े, तो वो क्या है, दो सेंटेंसेस को जोड़े, कंजंक्शन है ना। और जो कौन से वर्ड होते हैं, देखो वो कौन से वर्ड होते हैं जो क्या नाम है, जैसे ही इज वॉकिंग स्लोली, ये स्लोली क्या है, एडवर्ब है, इट इज एडिंग सम मीनिंग टू द वर्ब, तो ये एड वर्ब है, ठीक है ना, ये तो पढ़ा हुआ है ना बचपन में, कंजंक्शन मतलब कनेक्टिंग वर्ड, और एक इंटरजेक्शन भी पढ़ते हो जिसमें ओ, आह, ना, हाय, याद है ये वर्ड है ना, लेकिन ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस नहीं, ये सिर्फ वर्ड होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, व्हाट अ फाइन मॉर्निंग, हो गया एक्सक्लेमेटरी वर्ड, ठीक है, सेंटेंस, ओके। तो पहली बात तो ये है कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्ट यानी नाउन समझिए, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, और, हाँ बोलो, नाउन, नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ, या रिवीजन कर लो बस, नाउन इज द, मुझे कोई इसका पूरा वो नहीं पढ़ाना, बस इतना पढ़ाना है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, रिवीजन हो जाए। नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, और फीलिंग्स, नहीं, फीलिंग्स भी तो होंगी, नहीं, जैसे बोलो, फिर एग्जांपल, नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, प्लेस मतलब कोई जगह, दिल्ली, मुंबई, आगरा, पर्सन, शाहबान अली, रिता, कोई भी पर्सन, प्लेस जगह, थिंग कोई सामान, पेन, कॉपी, एंड फीलिंग्स मतलब क्या, हैप्पीनेस, दोनों में हो सकती है, या ऑनेस्टी, अच्छा ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, ये एडजेक्टिव है क्या, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, लेकिन ऑनेस्टी इज नॉट एडजेक्टिव, ऑनेस्टी इज नाउन, ये फीलिंग, इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, फीलिंग्स, फीलिंग्स आर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ओके, तो फीलिंग्स भी होती है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सुना है ना, तो ऑनेस्टी ये क्या है, एक नाउन है, गेटिंग, तो नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग, और फीलिंग्स। अब मैं नाउन ना यूज करके, कोई नाम ना यूज करके, मैं क्या यूज कर लूं, क्या यूज कर लूं मैं, उसकी जगह पे कोई और वर्ड यूज कर लूं, आई, वी, यू, दे, है ना, ये बहुत अच्छा है, ये है, वह है, कुछ भी, यू क्या कहेंगे उसको, प्रोनाउन, इन दोनों के में कुछ कोई मीनिंग ऐड करे, कोई इन दोनों में कोई मीनिंग ऐड करे, जैसे ब्यूटीफुल, ब्लैक, अ ब्लैक क्रो, तो ब्लैक क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है ना, क्रो को डिफाइन किया ना उसने, अ ब्यूटीफुल क्वीन, क्या हो गया, विदाउट क्राउन, ठीक है, तो क्या हो गया, ओके, तो क्या हो गया, एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है, ओके, उसके बाद में सुनो सुनो, अरे तुम इधर पे आ जाओ, ठीक है, उसके बाद में अगर कोई उसके नाउन या प्रोनाउन में उस नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है तो एडजेक्टिव, और अगर वर्ब की विशेषता बताए या खुद एडजेक्टिव की विशेषता बताए, यानी इट एड सम मीनिंग टू द एडजेक्टिव और वर्ब, ध्यान रखना, स्कूल में से क्या बताते थे, वर्ब में कोई मीनिंग ऐड कर रहा है तो एडवर्ब, लेकिन यहां पे क्या है, एडजेक्टिव में भी अगर कुछ ऐड मीनिंग कर रहा है तो
क्या हो जाएगा? उसको अगर ज्यादा डिफाइन कर रहा है, ज्यादा एलिब्रेट कर रहा है, तो एडवर्ब ही करता है, ठीक है? तो एडवर्ब क्या हो गया? जो कि मीनिंग ऐड कर रहा है नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर, वर्ब या एडवर्ब, वर्ब या एडजेक्टिव। एडवर्ब के बाद आपका आता है प्रेपोजिशन, इन, ऑन, कोई भी चीज, इन, ऑन, टू, ऑन टू, इन टू। जैसे आई एम कमिंग इन द रूम, गलत है या सही? आई एम कमिंग इन द रूम सही है गलत है? गलत है। क्या सही है? आई एम कमिंग इन टू द रूम, क्योंकि जब आप मोशन की बात करते हो ना तो इनटू लगता है ना कि इन। आई एम इन द रूम इज फाइन, आई एम कमिंग इन टू द रूम इज फाइन, आई एम जंपिंग इन टू द रिवर, आई एम जंपिंग इन द रिवर नहीं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? तो ये हो गया आपका प्रपोजिशन। कंजक्शन जो दो चीजों को जोड़ता हो, दो वर्ड्स को जोड़ता हो, ठीक है, दो नाउन को जोड़े किसी को, तो यानी कि एंड, और, है ना, बट, ये सब क्या आ गया? कंजक्शन। इंटरजेक्शन क्या हो गया? वो वर्ड जो क्या हो, कनेक्ट, नहीं, जो कि आपको आश्चर्य को दिखाते हो, कोई फीलिंग को दिखाते हो, हाय, ओ, आ, ई, ठीक है, फाइन। तो ये हो गया। अब देखें, जो आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो दो चीजों से, मतलब जो सेंटेंस होता है, सेंटेंस दो चीजों से मिलकर बनता है। एक बनता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी और रिमेनिंग पार्ट, यानी कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में होता है तो उसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट में, वहां सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट के बाद जो भी बचता है प्रेडिकेट होता है, बट मैं उस पर नहीं जा रहा। आप सिर्फ सिंपल सिंपल समझो, प्रेडिकेट वगैरह छोड़। सब्जेक्ट के बाद आएगा जो सिंपल सेंटेंस होता है, इट कैन बी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, रियली डजंट मैटर। क्या आएगा? वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। या तो सब्जेक्ट होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा, और फिर ऑब्जेक्ट। हर सेंटेंस का फॉर्मेशन यही होता है, बस हमें इसी में कुछ चेंज करना होता है, कहानी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन हमारी हिंदी में क्या होता है? कहानी हिंदी में होता है, ये इंग्लिश का स्ट्रक्चर है। किसका है? स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, देन वर्ब, ये तो होता है। गेटिंग? हिंदी में क्या होता है? मैं घर जाता हूं, मैं घर जाता हूं, मैं, आए सब्जेक्ट, घर ऑब्जेक्ट, जाता हूं वर्ब। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है? आई गो, या आई गो टू द होम, गो वर्ब आएगा, यानी वर्ब के बाद फिर वो आएगा। तो इसका मतलब अरेंजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। मैं जाता हूं घर, अगर मैं उसको वैसे ट्रांसलेट करूं, बट मैं घर जाता हूं ट्रांसलेट करते हैं हम लोग, राइट? अपनी हिंदी में। तो इंग्लिश में तरीका अलग होता है कहने का किसी बात को, और हिंदी में तरीका अलग होता है कहने को किसी बात को। तो सब्जेक्ट के हिसाब से क्या क्या डिसाइड होता है? वो ऑब्जेक्ट तो वैसे ही रहेगा, ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट है। जैसे आई गो टू द मार्केट मान लो, ठीक है, ठीक है, यहां पे ये क्या है? मैं बाजार जाता हूं, ठीक है। अगर मैं कह दूं ही, तो ही कहने से वर्ब में चेंज होगा, यहां सेम रहेगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ किसमें चेंज होता है? कहानी की चाहे सारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आना है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी सब्जेक्ट किसको मॉडिफाई करेगा? वर्ब को, ऑब्जेक्ट को कुछ नहीं करेगा। बात समझ में आ गई? ओके। तो सब्जेक्ट अब यहां पे अगर ही हो गया तो यहां पे सीधे गोज हो जाएगा, ठीक है, मॉडिफाई हो गया ना, सी ए गोज हो गया। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ब को मॉडिफाई करने वाला, इफेक्ट करने वाला क्या कौन होता है? सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट वर्ब को मॉडिफाई करता है, ठीक है। एक बात समझ में आ गई? तो यू विल सी द मॉडिफिकेशन इन द वर्ब और हेल्पिंग। अब हर जगह हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, जरूरी नहीं है कि लगे, लेकिन सब्जेक्ट विल मॉडिफाई द वर्ब एंड
वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, और आपको पूरी इंग्लिश में सिर्फ ये देखना है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब ही चेंज होता है, कुछ नहीं होता, कुछ खास नहीं होता है, सिवाय जितने भी टेंसेस आप देखोगे सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या वर्ब चेंज होगा और कुछ नहीं होगा। आर यू गेटिंग? जैसे अब देखो, मुझे सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बनाना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कोई भी चीज हो, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, सबकी सब कहानी एक ही है। देखो टेंस है, ठीक है, टेंस है, टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस में एक होता है पास्ट, एक होता है पास्ट टेंस, और एक होता है, तीन तरह से टाइम होता है, या तो प्रेजेंट में होगा, या तो पास्ट में होगा, या फिर फ्यूचर में होगा। अब अगर पास्ट में कोई चीज डेफिनिट है, सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, प्रेजेंट में अगर सिंपल है तो इसको प्रेजेंट सिंपल, सिंपल या इनडेफिनिट, डेफिनिट यानी डेफिनिट है, इनडेफिनिट है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसी तरह इसी तरह परफेक्ट, इसी तरह ठीक है, बस पास्ट को भी यही कहानी है और फ्यूचर की भी यही कहानी है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कहानी वही है, कुछ बदलता नहीं है। फर्क क्या है, अगर कोई आदत आपकी प्रेजेंट में है, मैं बाजार जाता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, कुत्ते भौंकते हैं, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, कोई आदत है, कोई कस्टम है, कोई चीज है, तो ये क्या है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट में वही, मैं करता था, मैं खाता था, मैं किया करता था, मैं सोता था, मैं जाता था, पास्ट इंडेफिनिट। मैं करूंगा, मैं खाऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं उड़ूंगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट में कॉन्टिन्यूअस, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं कल पढ़ा रहा था, पास्ट हो गया, कॉन्टिन्यूटी थी, पढ़ा रहा था, ठीक है, और मैं कल पढ़ा रहा हूंगा, कल पढ़ा रहा हूंगा, इस वक्त, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, काम हो चुका, क्लास खत्म हो चुकी है, इंग्लिश की क्लास खत्म हो चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट हो गया, काम खत्म। कल हो चुकी थी, पास्ट परफेक्ट, तुम्हारे आने से पहले क्लास खत्म हो चुकी थी, ठीक है, परफेक्ट। कल जब तुम पहुंचोगे ना, इस टाइम, क्योंकि एयरपोर्ट से आते आते लेट हो जाओगे, जब पहुंचोगे तो क्लास खत्म हो चुकी होगी, प्रेडिक्ट कर रहा हूं, क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट, काम कंप्लीट हो चुका होगा। काम कंप्लीशन का मतलब है परफेक्ट, ठीक है। अब अगर कोई चीज पास्ट में होती आ रही है और अभी भी हो रही है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसमें परफेक्शन भी है और कॉन्टिन्यूटी भी है। जैसे मैं 4 सालों से पढ़ा रहा हूं, अब पढ़ाता तो आ रहा हूं, मैं 18 सालों से पढ़ा रहा हूं, मैं 19 सालों से पढ़ा रहा हूं, मतलब अभी भी कंटिन्यू है और पास्ट में भी थी, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, ओके, क्लियर है। और अगर पास्ट में कोई चीज हो रही थी और पास्ट में हो रही थी, पास्ट में हो गई, मैं 2 सालों से वहां पे पढ़ा रहा था, बात खत्म हो गई, हो गया, अब नहीं पढ़ा रहा, क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मैं 15 सालों से वहां पे पढ़ा रहा हूंगा, 15 सालों से वहां पे, यानी आईएएस मेंटर में अगले साल 2 सालों, मतलब 20 सालों से पढ़ा रहा हूंगा, तो क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये बात को ऐसे समझना है कि ये किस टाइम में बात हो रही है, बस, तो उससे हमें पता चल जाएगा क्या है, उसके हिसाब से चेंज क्या होता है, कुछ खास नहीं चेंज होता, ना सब्जेक्ट चेंज होगा, ना ऑब्जेक्ट चेंज होगा, चेंज सिर्फ किसमें होगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी वर्ब में चेंज होगा, आसान हो जाएगा। इसमें अगर आप देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस,
ठीक है, इसकी बात करूंगा, प्रेजेंट से स्टार्ट करेंगे, पास्ट एंड फ्यूचर। ठीक है, कुछ खास नहीं चेंज होना है। देखिए इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक होता है एक्टिव, दूसरा होता है पैसिव। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव दो तरीके से इसको बनाया जाता है, लेकिन सबके एक्टिव पैसिव नहीं बनते। किसी सेंटेंस को एक्टिव पैसिव पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। देखो प्रेजेंट में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब बात करते हैं, यहाँ पे मैं प्रेजेंट के इंडेफिनिट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले तो इंडेफिनिट में आप लोगों ने पढ़ा है कि ही, शी, इट या किसी का अगर नाम आता है, ठीक है, नेम, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देते हैं, बात खत्म। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो डज नॉट वर्ब से पहले आ जाएगा, बात खत्म। ठीक है, अगर ही, शी, इट के अलावा आई, वी, यू, दे ये है, तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो डू नॉट लग जाएगा। ठीक है, और अगर इंटरोगेटिव है तो क्या होगा, डू पहले आ जाएगा या डस पहले आ जाएगा, बात खत्म। और अगर क्वेश्चन मार्क वाला है तो वाई, डू, वाई, समझ गए। पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आता है सब्जेक्ट के फॉर्म में, राइट। जैसे शी कुक द फूड, तो द फूड, ठीक है, अब वॉज यहाँ नहीं, तो अगर ये है, इसमें कोई कुछ भी है, मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब लग रहा है, विदाउट हेल्पिंग वर्ब है ना, सिर्फ वर्ब है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, क्या आ जाता है, इज, एम या आर आएगा। वर्ब की रट्टा मार लो, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, कोई फर्स्ट फॉर्म आती है, सारे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, पास खत्म। ठीक है, ये मैं सब्जेक्ट लिख रहा हूं, वैसे ये ग्रामेटिकली ठीक नहीं है, इसको हम लोग क्या नाम है, डोर वगैरह लिखते हैं करने वाला, लेकिन मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख दे रहा हूं। फाइन, आसान है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये याद रखना है, थर्ड फॉर्म तो रहेगा ही रहेगा। अब पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही लगना है, सिर्फ क्या चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब हर जगह, बात आई समझ में। नो है, नॉट है तो इज नॉट, वाज नॉट। जैसे द फूड इज बीइंग कुक्ड बाय, इज कुक्ड बाय माय मदर, द फूड इज कुक्ड बाय माय मदर, बात खत्म। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे अगर इंडेफिनिट है तो ये लग जाएगा, बाकी बात खत्म हो गई, कहानी खत्म। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है तो सब्जेक्ट कोई भी हो, इज या तो एम या तो आर। ठीक है, तीन चीज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर के साथ लग जाता है बीइंग, बस। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, बात खत्म, कहानी खत्म, बात खत्म। परफेक्ट, सब्जेक्ट हैज या हैव। ठीक है, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस हो अगर तो पहला एला एक्टिव लिख रहा हूं, दूसरा पैसिव लिख रहा हूं, ध्यान रखिए। पैसिव वॉइस है तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हैज या हैव के साथ बीन लगा दूंगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस, और हमेशा हमेशा जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट दिया हो, सब्जेक्ट नहीं भी दिया हो सकता है। जैसे थीव्स हैव बीन अरेस्टेड, बात खत्म, पैसिव वॉइस। ठीक है, तो ये बाय वाला जो कहानी आपको बताते थे ना, वो कहानी हमेशा नहीं जरूरी है कि, ठीक है। और यहां देखें, परफेक्ट में हमेशा सिर्फ क्या बनता है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनता ही नहीं। ठीक है, तो एक्टिव वॉइस होता है सिर्फ इसमें, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट के बाद, यानी ऑब्जेक्ट लग जाता है, और सिंस और फॉर जो होता है, सिंस लगता है या तो फॉर लगता है टाइम के लिए। ठीक है, और होता है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम है, उसके बाद में टाइम लगा देते हैं। ठीक है ना, तो ये वाली कहानी आप पढ़ चुके हो। ये हो गया आपका पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, प्रेजेंट टेंस का एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, बात खत्म।
अब देखिए पास्ट अगर होता तो ध्यान रखिएगा इसकी जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस है क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस या पॉजिटिव, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए ही बना है क्या, पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म बनी है। इसमें हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है एंड ऑब्जेक्ट लगता है, बात खत्म हो गई। और दूसरा ध्यान रखिएगा अगर इसके नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं तो क्या होगा, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड नॉट लगेगा लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, प्लस ऑब्जेक्ट, बात खत्म हो गई। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट, शी डिड नॉट गो टू द मार्केट, डिड शी गो टू द मार्केट, राइट, काम खत्म। पैसिव वॉइस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, वाज वर्ब, जैसे वहां इज ए मार था, वाज वर्ब, बात की बात वही है, ठीक है ना, कहानी खत्म हो गई, ठीक है। यहां पे क्या होगा, वही इज ए मार था, वहां वाज वर्ब हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब के साथ बीइंग आ जाएगा, सेम बात है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी और प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, बात खत्म हो गई। यहां पे सब्जेक्ट के साथ क्या लग जाएगा, हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और ऑब्जेक्ट लग जाएगा। यहां क्या लग जाएगा, दूसरे वाले में सब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट प्लस हैड बीन, क्या लग जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है, ठीक है, यहाँ पे ओके, और उसके बाद बाय प्लस सब्जेक्ट, यहां पे बनता ही नहीं है पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बनेगा। और ध्यान रखना सिर्फ हैज है की जगह क्या लग जाएगा, हैड, बात खत्म, ठीक है, क्लियर। अब यहां हेल्पिंग वर्ब क्या चेंज होगा, सिमिलरली यहां देख लो, हेल्पिंग वर्ब कुछ नहीं, यहां पे विल या शैल, ठीक है, क्या हो जाएगा, विल या शैल हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होना है, ठीक है। और यहाँ पे पैसिव वॉइस और नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बस, ठीक है। और अगर अमेरिकन लिख रहे हो तो विल ही लगेगा, शैल भी नहीं लगेगा। अच्छा, उसके बाद में यहाँ क्या होगा, विल नॉट, शैल नॉट, और पैसिव वॉइस अगर बना रहे हो तो क्या हो जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट प्लस विल और शैल के साथ क्या लग जाएगा, वही विल और शैल बी, विल और शैल के साथ बी, बस ये लगेगा, विल शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वही, बाकी सब कहानी खत्म। यहां पे क्या होता है, सब्जेक्ट यहाँ एक्टिव वॉइस ही बनता है, पैसिव वॉइस नहीं बनता कॉन्टिन्यूअस का, ध्यान रखिएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सिर्फ एक्टिव वॉइस बनता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट विल बी और शैल बी लगता है, क्या लगता है, विल बी और शैल बी प्लस आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा प्लस बाय प्लस ओ प्लस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, बात खत्म। इसका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है, ठीक है। उसके बाद इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा, सब्जेक्ट विल और शैल क्या हो जाएगा, हैव, विल शैल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और अगर इसका वो बनाना है तो विल शैल के साथ, विल शैल के साथ क्या लगा दोगे, हैव बीन, क्या बना दोगे, हैव बीन, ठीक है, ओके, हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे, बात खत्म हो गई। और यहां पे क्या होगा, एक्टिव वॉइस ही बनेगा, पैसिव वॉइस बनेगा नहीं, इसमें क्या लग जाएगा, विल और शैल के साथ हैव बीन लग जाएगा, यहां हैव, बात खत्म हो गई। देखो आपने क्या पैटर्न देखा, पैटर्न को समझ लीजिए, बात खत्म। यहां पे आ रहा है कि एक्टिव वॉइस में जो कि कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है वो पैसिव वॉइस में आता है, कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आ रहा है, देख रहे हो, कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आ रहा है, ठीक है ना। और कॉन्टिन्यूअस में सब में क्या लगेगा, बीइंग, बात खत्म, ठीक है। यहां पे क्या देख रहे हो, कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यहां आ रहा है, बीइंग सिर्फ लग गया यहां, ठीक है, जहां बनता ही नहीं है, कहानी खत्म। यहां भी बीइंग ही लगा, ठीक है, और यहां पे भी कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आया, ठीक है ना, और यहां पे भी कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब आया ना, विल बी शैल बी, ठीक है, और हेड के साथ बीइंग, बस इतना सा है, पैसिव वॉइस भी हो गया, एक्टिव वॉइस भी हो गया, क्या इसमें मुश्किल है भाई, कोई मुश्किल काम है, आसान है भाई, आसान है, इज इट डिफिकल्ट है, क्या करना होता है, बस यही करना होता है,
एक्टिव और पैसिव कल बनाने में आप लोगों को इतनी दिक्कत हो रही थी, इज एम आर वाज वर नहीं समझ में आ रहा था कैसे लगाना है, बीइंग लगेगा क्या लगेगा, इतनी सी बात है याद रखने के लिए, ठीक है ना। अगर ये बात आप याद रख लेते हो आपको आपका कोई गलत होना ही नहीं है, लेकिन इससे मतलब समझ में आता है। जैसे उसने बोला कि ही इज बीइंग वर्किंग, तो क्या मतलब हुआ, ही इज बीइंग वर्किंग पैसिव वॉइस है, ठीक है, और इज बीइंग आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कर रहा है, कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। he is being working, he is being क्या नाम, he is being worked या he is being completed his work, कुछ भी ऐसे बोलते हो तो इसका मतलब क्या आता है, is being का मतलब कंटिन्यूटी में है, ठीक है। सिर्फ is का मतलब कंटिन्यूटी में नहीं है अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी नहीं है, तो इससे क्या होता है, कॉम्प्रीहेंड करने में आसानी होती है, ठीक है ना। is work, is done, अब इज डन पहले हम लोग सोचते थे इज डन कैसे हो जाएगा, इसके इज में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना चाहिए, लेकिन पैसिव वॉइस भी कोई चीज होती है। अच्छा, पैसिव वॉइस में कोई बात क्यों लिखते हैं, एक्टिव वॉइस में क्यों नहीं लिखते, जब हमारे लिए कर कौन रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कर्म इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, ये इंग्लिश लिखने में बहुत जरूरी चीज है। आपको इंफेसाइज किसको करना है, आपको अगर मुझे इंफेसाइज करना है कि शाबान अली पढ़ा रहे, तब तो करता, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है तो एक्टिव में लिखोगे, काम इंपॉर्टेंट है, आईएएस की क्लास हो रही है, आईएएस को फोकस डालना है, क्लास को फोकस डालना है, तो पैसिव वॉइस, ठीक है। आई शाबान अली इज टीचिंग फॉर आईएएस, ठीक है, आईएएस एग्जाम, ठीक है, या टीचिंग इकोनॉमी, ठीक है, शाबान अली इज टीचिंग इकोनॉमी, इकोनॉमी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो क्या बोलोगे आप, फोन पे बोलोगे नदीम इकोनॉमी इज बीइंग टॉट, बस भाई जरूरत नहीं है, मेरा इंपॉर्टेंस ही नहीं है, ठीक है, कौन पढ़ा रहा नहीं, इकोनॉमी इज बीइंग टॉट, क्योंकि तुमने क्या कहा था, तुमने रिदा को बोला कि यार इकोनॉमी की क्लास होगी तो मुझे बताना, बहुत जरूरी है, हैं? तुम क्या बोलोगे, इकोनॉमी इज बीइंग टॉट, इकोनॉमी पढ़ाई जा रही है, भाग क्या, तो इकोनॉमी इज बीइंग टॉट, इकोनॉमी इज इंपॉर्टेंट है, कौन पढ़ा रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्या पैसिव वॉइस में बोलोगे, किस पे एम्फसाइज हुआ, सर पे नहीं, गेटिंग। कभी कभी होता है कि यार ये टीचर पढ़ाएगा तो बुलाना यार, तो शाबान सर इज टीचिंग, गेटिंग। तो कहने का मतलब यह है कि आपको एम्फसाइज किस पे कर रहे हैं, इसलिए एक्टिव और पैसिव वॉइस का इंपॉर्टेंस है। बाकी बच्चों को पढ़ा दिया जाता है एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस है, लेकिन उनको पता नहीं होता क्यों, कितना काम क्या है। कभी कभी आदमी इंपॉर्टेंट नहीं होता, काम इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो वहां जहां काम इंपॉर्टेंट होता है वहां पैसिव वॉइस, और अक्सर न्यूज़पेपर में जो रिपोर्ट की जाती है, अननोन बंदा होता है, करता अननोन होता है, इवेंट होता है इंपॉर्टेंट, इवेंट पे बात की जाती है, पैसिव वॉइस में लिखा जाता है, जाने समझ आ रही बात। तो एक तरह से लिखना सिर्फ लोगों को जिनको आता है एक्टिव वॉइस में, उनके अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। इसी तरीके से एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होती है कि इस बात को डायरेक्ट कैसे कहेंगे, इनडायरेक्ट कैसे कहेंगे, ये हम लोग कल की क्लास में करेंगे। एक दो चीजें छोड़ देता हूं जो कि कल हम एक्टिव पैसिव पे बात कर लेंगे, फिर कुछ इंपॉर्टेंट और बातें कर लेंगे। 4-5 क्लास के अंदर आपकी इंग्लिश खत्म, ठीक है, क्लियर। इतना ही मैं, ये एक्चुअल में क्या है, रिवीजन है, आप लोग पढ़ चुके हो, बस मैं उस पर थोड़ा सा ब्रश अप कर दूंगा। वैसे क्लास मुझे लेनी नहीं थी, इसकी कोई मैंने फीस तो ली नहीं है, बट फिर भी ठीक है। अब आज की जो